हेलो सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र 2022-23 इसमें हम आपके लिए 2 अंक वाले प्रश्न एवं उत्तरों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। यानी इसमें 2-2 अंक वाले जितने भी आपके प्रश्न आए थे, यानी 20 प्रश्न हैं, इसमें अथवा अकावी प्रश्न में मैंने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर पे था। पहला क्वेश्चन आपका मानक यामोत्तर से क्या आशय है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ से 82 डिग्री, इसको 0 लगाया, इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर 0 का निशान लगाया छोटा सा, इसको पढ़ेंगे डिग्री। और इसके बगल में 30 के बगल में डैश सा लगाया, उसको पढ़ेंगे मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इसके बाद में 6 का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में अथवा वाले क्वेश्चन भी मैंने शामिल किया है। A6 का अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न है आपका, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें उत्तर देखिए, यहाँ से भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर एवं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यानी कि हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। पूर्व में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, ये समुद्र है। पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये भी समुद्र है। और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर स्थित है, ये भी समुद्र है। तो भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अब क्वेश्चन 7वां था आपका, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। यानी कि आपको मीठे पानी की झीलों के नाम लिखने थे। तो इसमें मीठे पानी की झीलें देख लेते हैं। यहाँ से उत्तर देखिए, वुलर झील, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ये झीलें लोकताक झील आदि मीठे पानी की झीलें हैं। तो आपको कोई 2 झीलों के नाम इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर का। तो देखिए, ये अथवा वाला क्वेश्चन आपका, गोकोर झील का उदाहरण लिखिए। यहाँ से देखिए, इसका आंसर है एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकोर झील का निर्माण करती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उत्तर भारत की गोकोर झीलें, जैसे गोकोर झील, छाड़न झील अथवा चपाकर झील आदि, ये इसके उदाहरण हैं गोकोर झील के। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी यानी धरती पर स्वच्छ पानी की मात्रा केवल कितने % है, 3%। ठीक है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। ठीक है, तो पृथ्वी पर यानी स्वच्छ पानी यानी जल की मात्रा केवल कितने % है, 3% है। इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तापी नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होता है। यानी तापी नदी है, उसका उद्गम मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है। तो इसका आंसर देखिए, उद्गम माने क्या होता है, निकलना। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध उसका उत्तर है
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। अब इसके बाद में अथवा वाला नौका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। ठीक है, इसका आंसर देखिए, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। तो यहाँ से देखिए उत्तर इसका, कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ठीक है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका 10 नंबर का, फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था। तो यहाँ से उत्तर देखिए, टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो ये कर था एक प्रकार का और चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 का। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, ये अथवा वाला क्वेश्चन है 10 नंबर का, रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में उनका क्या योगदान था। तो इसका आंसर देखिए, जॉन जॉक रूसो एक दार्शनिक था। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी। लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका हिंदी में अर्थ है सामाजिक समझौता, में अपने विचार व्यक्त किए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का था, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो इसका आंसर देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 में आरंभ हुई। अब इसके दो प्रभाव क्या थे। पहला प्रभाव था सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टील किले की जेल को तोड़ डाला। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, बास्टील जेल का कमांडर मारा गया। इसमें कोई आपको दो प्रभाव लिखने थे। तो इसके बाद में इसका 11 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर का, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया। तो इसका आंसर देखिए, फ्रांसीसी औपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। ठीक है, किया। अब इसके बाद में ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, यानी डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र। ठीक है, इसमें देखिए इसका आंसर, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसी शब्द किससे बना है ना, यूनानी शब्द के डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमोस का क्या अर्थ होता है, लोग। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका हथवा वाला 12 नंबर का, ये वाला, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो पहले तो लोकतंत्र की परिभाषा देख लेते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी। अब इसके बाद में लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों
की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। ठीक है, इसमें नंबर 1 है, पहला पॉइंट है इसमें, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। दूसरा पॉइंट है इसमें, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। अगला पॉइंट है इसमें, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट है आपका, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अगला पॉइंट है इसमें, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। अब इसके बाद में इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। यानी प्रस्तावना या उद्देश्य का एक ही बात होती है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको लिखना थी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कभी कभी क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें भारतीय संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना एक ही बात होती है। अब इसमें देखिए, यहाँ से हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, इसके नीचे देख लेते हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी आपकी प्रस्तावना, और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका अथवा वाला देखिए, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से, भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो इसका आंसर देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। इसमें कर्तव्यों की कोई व्याख्या नहीं की गई थी, जबकि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल मूल अधिकारों की व्याख्या होने से नागरिक अपने अधिकारों के लिए, तो आगे देखते हैं, जागरूक हो गए परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहे। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय संसद ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का जोड़कर नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यानी कि जो कर्तव्य थे हमारे, वो कब जुड़े थे? 1976 में जुड़े थे। ये पूछ लेते हैं कभी। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। और किस भाग में जोड़े गए थे? भाग 4 का में। ठीक है,
इसके बाद में इसका अगला आंसर है, क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो इसका आंसर देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं द्वारा केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को नीतियों के निर्धारण के लिए दिए गए दिशा निर्देश हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित इनको किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। यानी कि व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन इसका अथवा वाला है 15 नंबर का, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि, ये सब उदाहरण है प्राथमिक क्षेत्र के। डेयरी, मछली पालन, खनन, वन, पशुपालन आदि। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका 16 नंबर का, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? यानी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इससे हमें धन की प्राप्ति होती है, और गैर आर्थिक क्रियाएं से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक दो अंतर निम्न है। इसमें नंबर 1 है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य मनोरंजन, समाज सेवा, दया भाव होता है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है आपका, सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। सकल एक व्यक्ति का नाम है, आर्थिक क्रिया है, ठीक है। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है तो आर्थिक क्रिया है यानी धन कमाता है, जबकि सकल, वही सकल का इसमें उदाहरण है, सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है, गैर आर्थिक क्रिया है। तो इसमें छोटे भाई बहन की देखभाल करना कौन सी? गैर आर्थिक क्रिया है, इनमें इसमें कोई इसको पैसा नहीं मिलता है। जबकि सकल प्राइवेट फर्म में काम करता है तो उसको वहाँ से वेतन मिलता है। तो ये कैसी क्रिया हो गई? प्राइवेट फर्म में काम करना आर्थिक क्रिया हो गई, यानी इससे हमें धन की प्राप्ति होती है। जबकि सकल अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करता है तो ये क्या आर्थिक क्रिया है, इससे हमें कोई धन प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक के 2 उदाहरण लिखिए। कोई भी 2 उदाहरण लिखना है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण निम्न है। तो इसके द्वितीय क्षेत्रक क्या है? गन्ने से शक्कर बनाना, यानी उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। कपड़े से कपास बनाना, लोहे से मशीन बनाना और विनिर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, रबी और खरीफ फसलों के नाम लिखिए, ठीक है। तो रबी और खरीफ फसलों के नाम निम्न हैं। तो पहले हम रबी की फसलों के नाम लिख लेते हैं। रबी की फसलों के नाम कौन कौन से हैं? रबी की फसलें गेहूँ है, चना है, जौ है, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर आदि, ये सभी किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। अगला है हमारा खरीफ की फसलों के नाम। तो इसमें धान, ये सब बरसात की सीज़न में बोई जाती हैं ये सभी फसलें। तो इसमें धान है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, तिली, मूंगफली आदि।
तो इसमें हमें रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखने थे। अब अगला लास्ट वाला जो दोनों 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका अथवा वाला, उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन के 4 कारक हैं। कौन कौन से 4 कारक? एक तो भूमि है यानी जमीन, श्रम यानी मेहनत, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो ये थे आपके 2 अंक वाले सारे प्रश्न 6 से लेकर 17 तक, यानी 2-2 नंबर के आपके इस परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में भी आपके 10 क्वेश्चन आना है और अथवा सहित ये आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे। तो यदि आप इनको प्रश्नों को सही अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे अंक आने की संभावना हो जाएगी। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लाता रहूँगा। धन्यवाद। सभी को मेरा